क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 50, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स रूट है बेटा, कौन फॉल्स है? देखो, splitting of a spectral line in the electric field is called Stark effect. Is called a Stark effect. तो सही तो है, हमने पढ़ा भी है बेटा, ठीक है ना? यस, पढ़ा हमने। नाउ मैग्नेटिक फील्ड में क्या बोलते हैं? कौन? जीमैन इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पार्क इफेक्ट। सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी goes from lower wavelength to higher wavelength as the temperature increases. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी बेटा लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ जाएगा। ऐसा कुछ होता है क्या? बोलो। तो देख लेते हैं हम लोग और ऑप्शन, तो अपने आप पता चल जाएगा हम लोग। सी, फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। देखो याद करो, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन सोल्व किया था कि नहीं? फोटोन का मोमेंटम कंजर्व किया था, याद करो। हमने फोटोन का मोमेंटम किया था कि नहीं बेटा? बोलो बेटा, बी में सब। यस, तो अभी हमने फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, तो हमने बेटा उसका बेटा अभी जस्ट किया था, तो बोला था कि यस उसका मोमेंटम कंजर्व किया था, तो बिल्कुल होता है और कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या बेटा? बी स्टेटमेंट तो, सॉरी सी स्टेटमेंट तो करेक्ट है बेटा। रिडबर्ग हैज यूनिट ऑफ एनर्जी। रिडबर्ग हैज यूनिट ऑफ एनर्जी, ये करेक्ट है क्या? यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं सर, वो मीटर टू द पावर -1 होता है। यस, एक क्लियर है बेटा कि बेटा इसकी जो रिडबर्ग की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा? बोलो तो पर मीटर होता है ना यार, तो ऐसा बोलना यार सही नहीं है, बिकॉज 1/λ होता है ना यार, तो ये बोलना गलत है, तो डी गलत हो गया। व्हाट अबाउट बी? बी स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है? बोलो बेटा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, कोई बेटा रेडिएशन बेटा इमिट हो रहा है फ्रॉम द ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी से कोई रेडिएशन हो रहा है बेटा, ठीक है? तो goes from lower wavelength to higher, lower से higher wavelength इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो ये भी स्टेटमेंट ऐसा सही नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है बेटा? ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखो, एक डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो डायग्राम दिया हुआ है ब्लैक बॉडी के, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। तो ब्लैक बॉडी होता क्या है वो नहीं पता। हाँ बेटा, चला जाएगा, ऐसा कुछ दिखाता है बेटा जब एस्ट्रोफिजिक्स की बात करोगे तो, ठीक है ना? तो जो ब्लैक होल का कंसेप्ट है वैसे ही बेटा ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का मतलब कहने का मतलब है कि उसके पास कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, उसके पास कुछ भी आएगा तो ऑब्जर्व हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? उसके पास कुछ भी आएगा तो ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है ना? कॉल द ब्लैक, ठीक है ना? तो लोग उससे आप रिलेट कर सकते हो कि ब्लैक बॉडी ऐसा है जो कोई भी अगर रेडिएशन जाएगा उसमें तो ऑब्जर्व ऑल द रेडिएशन, ठीक है ना? उसको ऑब्जर्व करेगा बेटा। क्लियर? तो सर उससे वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, वेवलेंथ और टेम्परेचर? और वो अगर कुछ इमिट कर रहा है, ठीक है ना, वो अगर कुछ इमिट कर रहा है तो उसका जो इंटेंसिटी होगा इमिट करने, ठीक है ना, वो वेवलेंथ से कैसे वेरी कर रहा है वो बता रहा है बेटा। तो वो बोल रहा है कि बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर, दिस ग्राफ इज करेक्ट, एक ग्राफ जो है करेक्ट है, मतलब आप जब पढ़ोगे ना, मतलब ब्लैक बॉडी में ऐसे कर्व दिखाई जाती है बेटा कि बेटा ए इंटेंसिटी है और ये वेवलेंथ है बेटा, ऐसे कुछ कर्व दिखाया जाता है बेटा, ठीक है ना? तो जो दिखाता है बेटा कि बेटा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी होता है बेटा वो अलग लेवल पे मैक्सिमम होगा। मतलब इंटेंसिटी क्या होगा? जो इंटेंसिटी जो रेडिएट हो रहा है बेटा वो पहले इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, सर्टेन पीक पे जाएगा, और उस पीक के जाने के बाद बेटा क्या करने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। तो जो इंटेंसिटी है रेडिएशन का, ठीक है ना,
वो एक सर्टेन टाइम के बाद मतलब वेवलेंथ इंक्रीज करते जाओ, ठीक है ना। इसका तो ये नहीं है कि बेटा इंटेंसिटी बढ़ते रहेगा, बेटा नहीं बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे समझ लो ऐसे बल्ब की तरह, मान लो बल्ब की बात कर लेते हैं, तो बल्ब की बात करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट निकल सकता है बल्ब से, बेटा निकल सकता है ना यार। बट तो जो इंटेंसिटी है उसका जो है क्या होगा, वो पहले बढ़ेगा, बढ़ने के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद बेटा जो बल्ब से जो इंटेंसिटी आ रहा होगा वो डिक्रीज करना शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि यस कंटिन्यूअस बढ़ता रहेगा बेटा, ठीक है। एंड दूसरी टर्म ये बोल रहा है बेटा, दूसरी टर्म ये बोलने की बात कर रहा है कि लोअर टेम्परेचर पे, ये T1 इज लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी होगा वो लोअर होगा, और हायर टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी होगा वो हायर। मतलब दो टर्म ध्यान रखना है कि जो इंटेंसिटी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है बेटा, वो जो मैक्सिमम होगा, जो पीक पहुंचेगा जब हम वेवलेंथ इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा बेटा, वो इंटेंसिटी उसका इंक्रीज करता है, तो लोअर टेम्परेचर पे जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, पीक उसका मिनिमम पीक होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, जो इंटेंसिटी का पीक होगा वो हायर होता जाएगा, इंटेंसिटी का जो पीक होगा वो हायर होता जाएगा बेटा। तो ये दो चीजें ब्लैक बॉडी में ध्यान रखना बेटा, कि वेवलेंथ बढ़ने से इंटेंसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं करता बेटा, पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है और एक मैक्सिमम पीक मिलता है। और वो पीक किस में मिलता है बेटा, तो लोअर टेम्परेचर पे बेटा लोअर पीक रहेगा, हायर टेम्परेचर पे हायर पीक रहेगा बेटा। क्लियर, ये समझना होता है। अब यहाँ बेटा बोलो क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी गोज फ्रॉम लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। बेटा तो ऐसा नहीं है ना यार, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, पहले बेटा इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो मे बी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हो, फिर क्या होगा मैक्सिमम पे पहुंचेगा और फिर क्या होगा मिनिमम पे पहुंचेगा। तो बेटा ये बस ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज बेटा पहले मैक्सिमम पहुंचेगा फिर मतलब कम होगा बेटा, तो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना जरूरी है बेटा। गॉट इट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा बेटा, टेम्परेचर लोअर रखो या हायर रखो, देखो यार T2 कहता है, मान लो T2 है और T1 है, तो हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, पीक हायर मिलेगा, लोअर टेम्परेचर पे पीक क्या होगा, लोअर मिलेगा। इसका मीनिंग ये नहीं है बेटा कि ऑलवेज इंक्रीज करेगा, बेटा पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट बेटा 51 में क्या हो जाएगा बेटा, 51 में क्या है बेटा, तो ये जो रेडिएशन का कर्व है बेटा बिल्कुल करेक्ट कर्व है, एक कर्व याद कर लेना होता है कि ऐसे कर्व होता है बेटा। बी पार्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यही तो होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना कि यही मैक्स आपने देखा होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना यार, वाई इक्वल टू क्या हो गया एम एक्स माइनस सी, तो यही तो स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, पासिंग थ्रू द नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बेटा इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा तो क्या होगा, बोला कि एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा तो इस टाइप से होगा बेटा, ऐसा होगा क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का बेटा, इंक्रीजिंग वेवलेंथ मतलब ये बोल रहा है बेटा कि पास में जो है लाइंस पास पास है, ठीक है, दूर में क्या है लाइन दूर दूर है बेटा, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो इधर इंक्रीजिंग वेवलेंथ हो रहा है क्या, तो बेटा यहाँ वेवलेंथ मतलब ये बोल रहा है कि लेमडा जो है इधर से इधर जा रहे हो तो इंक्रीज कर रहा है बेटा, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वेवलेंथ इंक्रीज कर ऊपर जाते हो तो इंक्रीज बढ़ते जाता है। याद करो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लोग दिखाते हैं ना ऐसे कुछ, ऐसे याद करो बेटा। तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस होता है क्या होता है, यहाँ पे जो वेवलेंथ होता है एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, देखो याद करो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है तो वेवलेंथ कम होता है। फिर जैसे जैसे जाते हैं हम लोग, ऐसे देखो ना लाइन लाइन ड्रॉ करो, ऐसे लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं कि नहीं हम लोग, तो बेटा ऐसे जब दूर जाते हो है भूख लगे तो खा। तो हम लोग दूर जब जाते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे लेमडा मैक्स होता है, यहाँ पे लेमडा क्या होता है मीन होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है ये ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस
कम है बेटा। तो ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो ऐसे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है इधर जाने पे। तो जब बेटा जब ऊपर जाते हो बेटा तो लाइंस क्या हो जाते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं, जब ऊपर हम लोग जाते हैं इधर, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है बेटा। तो लाइन पास आने लगता है, मतलब अलग अलग सीरीज की देखो, अलग अलग सीरीज बात याद करो, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज। तो हम लोग जब ऊपर जाएंगे बेटा तो लाइंस बहुत पास आने लगता है बेटा। तो लाइंस अगर पास आने लगा, नीचे में लाइंस क्या होते हैं, दूर होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अगर लाइंस पास आने लगा बेटा, एनर्जी बहुत कम होने लगा, तो वेवलेंथ क्या होता है, हाई होता है बेटा वहां पे। तो ये हो गया बेटा जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बात करते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है बेटा, वो एक्सपेक्ट पहले क्या करता है, ऑब्जर्व करता है एनर्जी, फिर इमिट करता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ दिखा रहा है कि लाइंस पास पास है, लाइंस पास पास है, ठीक है, और यहाँ बता रहा है कि लाइन दूर दूर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो वेवलेंथ है हाइयर वेवलेंथ है, यहाँ पे वेवलेंथ है जो लोअर वेवलेंथ है, मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है बेटा इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन, इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन टेम्परेचर बढ़ाने से वैसे इंक्रीज करता है। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, आर्गन की इंटरनल एनर्जी बेटा बोलो, इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन कैसे डिफाइन करेगा, टेम्परेचर डिफाइन करना हो तो। आर्गन क्या बेटा, इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन मतलब आर्गन क्या, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, बट क्या एनर्जी का फंक्शन स्ट्रेट लाइन हो सकता है क्या, बोलो बेटा। इंटरनल एनर्जी की फंक्शन टेम्परेचर के साथ स्ट्रेट लाइन होगी क्या, मतलब देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन। किसी एटम की एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी की बात कर रहा है बेटा, तो टेम्परेचर के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा बेटा। आगे जब पढ़ोगे टॉपिक गैसियस स्टेट, तो वहां पे देखोगे बेटा देयर विल बी नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी ए कर्व, डायरेक्ट ऐसे हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना। सो दैट्स बेटा। अब जा नॉट डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन इन द क्वांटम नेचर ऑफ द एटम। अब बोला बेटा यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए बेटा कि कौन सा है बेटा जो क्वांटम नेचर को नहीं बता रहा है, क्वांटम नेचर ऑफ एटम इज नॉट डिस्क्राइब। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटम नेचर बेटा बोलो, क्वांटम नेचर का मतलब क्या होता है, क्वांटम मतलब हम क्या समझते हैं बेटा बोलो, क्वांटम का मीनिंग क्या समझते हैं हम लोग, वेव, मतलब क्वांट नॉट मैनिफेस्टो ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ द एटम। तो क्वांटम मतलब वेव, तो एटम वेव की तरह काम करता है क्या, मतलब सब चीज में बेटा सब चीज में वेव मतलब तुम्हारा यूज कर रहा है, मतलब वेव की देखो, यहाँ भी रेडिएशन की बात कर रहा है तो क्या होता है, लेमडा की बात कर रहा है। यहाँ भी बेटा इंटेंसिटी की बात कर रहा है, देखो लेमडा की बात कर रहा है। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो लेमडा की बात कर रहा है। मतलब क्वांटम वर्ड आ रहा है हर जगह, वेवलेंथ आ रहा है कहीं ना कहीं बेटा, ठीक है ना। जब इंटरनल एनर्जी की बात करते हो टेम्परेचर के साथ बेटा, तो उसमें आगे पढ़ना है बेटा कि जो इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी होता है बेटा वो कुछ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। इसमें कुछ वेवलेंथ वर्ड नहीं होता है, इसमें टेम्परेचर का फंक्शन होता है बट वेवलेंथ वर्ड नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा क्या हो जाएगा बेटा, ये दिस विल बी द रॉन्ग, दिस विल बी द रॉन्ग। तो आगे पढ़ोगे इसका फंक्शन कि बेटा ये टेम्परेचर का फंक्शन है बट इट इज नॉट द वेवलेंथ, कहीं वेवलेंथ वर्ड इसमें आता नहीं है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, सर सर बोलो बेटा। सर मेरा डाउट सर, आप डायरेक्ट 59 पे कर दीजिए ना सर, मतलब 59 कर दूं डायरेक्ट, हाँ मतलब वो 52 मेरा ही था, लेकिन अब आप खाली 59 कर दीजिए, वो भी चलेगा। मैं 52 कर देता हूँ, नो सर, मुझे भी डाउट था 52 में। कर देता हूँ फिर बेटा 59 कर दूंगा, ठीक है ना। चलो तो पहले 52 देख लो बेटा। Considering the hypothetical situation where the azimuthal quantum number, देखो hypothetical मान रहा है बेटा, तो considering the hypothetical situation where the azimuthal quantum number L
टेक्स वैल्यू ऑफ 0 1 2 n प्लस एल। तो बेटा जनरली हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एल की वैल्यू क्या होता है बोलो, 0 टू n माइनस एल, ये होता है ना n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1 होता है, ये होता है बेटा। बट अब बोल रहा है ए नहीं है, ए नहीं मानना है आपको, क्या मानना है, 0 टू कहां तक बेटा बोलो, n प्लस 1 तक मानना है, n प्लस 1 तक मानना है बेटा, क्लियर। अब बताओ बेटा, तो अगर n की वैल्यू बेटा जब 1 होगा तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, बताओ बेटा, l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो टू हो जाएगा 3 4 oh sorry 1 पॉसिबल है सर। और इन दिस सर यहाँ पे जीरो आएगा कैसे, लेकिन बोल रहा है ना बेटा, मीन n+1 है ना सर। सर अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो जाएगा तो फर्स्ट अज़ीमुथल क्वांटम नंबर तो 2 होना चाहिए पूरा। ये देखो टेक्स्ट वैल्यूज, ये देखिए आप, 0 से स्टार्ट होता है बेटा, 0 से लेना है, ओके सर। कहां तक जाएगा बेटा, टेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू अपर लिमिट दिया हुआ है n प्लस 1, लोअर लिमिट क्या है बेटा बोलो, 0, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज n प्लस 1, गॉट इट। तो लोअर लिमिट भी डिफाइन है, लिमिट भी डिफाइन, बीच का सारे इंटीजर। इन जनरल हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग जो पढ़े उसमें क्या दिखाते हैं, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज n माइनस 1, बट यहाँ अपर लिमिट क्या कर दिया बेटा बोलो, n प्लस 1, क्लियर हुआ बेटा। तो इसका मतलब ये है बेटा कि 1 में कौन कौन सा ऑर्बिटल आएगा बेटा, तो 1 में आएगा एस हो गया ना यार, 0 मतलब एस, 1 मतलब क्या हो गया पी, 2 मतलब क्या आ गया डी, मतलब 1 में अब जो नया डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस बेटा 1s आएगा, 1p आएगा एंड 1d आएगा अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन। बोलो 2 में क्या क्या आएगा, अगर 2 हो गया, n की वैल्यू 2 हो गया तो l की वैल्यू क्या क्या होगा बोलो, 0 1 2 एंड 3। तो क्या क्या आ गया बेटा इसमें बोलो, इसमें आ गया बेटा एस, ये आ गया पी, ए डी एंड एफ। तो 2 में क्या क्या पॉसिबिलिटी बेटा, तो 2s 2b 2d एंड 2f, देख रहे हो इतना चीजें पॉसिबल है बेटा, क्योंकि डेफिनेशन चेंज कर दो। नाउ अब बेटा एनर्जी कैसे फिल करोगे, अबव प्रिंसिपल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। तो क्या होगा बेटा, फिल करो, अरेंज करो इसको बेटा। तो n प्लस एल निकालो, व्हाट इज n प्लस एल, n प्लस एल वैल्यू निकालो बेटा, इसका क्या आएगा 1, इसका क्या आएगा बेटा बोलो 2, इसका क्या आएगा बेटा बोलो 3, इसका क्या आएगा बेटा बोलो 2, इसका क्या आएगा बेटा बोलो 3, इसका आ गया 4, इसका आ गया 4, और इसका आ गया बेटा 3 प्लस 2 5। तो अरेंज करो बेटा, तो एनर्जी में अब वो प्रिंसिपल को अप्लाई करके अरेंज करो, तो सबसे पहले आ गया 1s, फिर क्या आएगा बेटा बोलो, ये भी 2s 2p दोनों में सेम है तो 1p वाला होगा बेटा, 1p आएगा, फिर बेटा 2s आएगा, 1d और 2p दोनों में सेम एनर्जी है तो 1d आएगा, फिर बेटा क्या आ गया 2p आ गया, फिर 2d आएगा, फिर 2f आएगा, ऐसे आएगा बेटा, ठीक है ना। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, देखते जाओ बेटा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 1 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डी में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा बेटा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्वेश्चन करो बेटा, तो बोल रहा है 9 इज द फर्स्ट अल्कली मेटल। बेटा फर्स्ट अल्कली मेटल क्या होगा, अल्कली मेटल कहां से होता है बेटा, प्योरिटी वाला आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो पढ़ा होगा बेटा, अल्कली मेटल क्या होता है एस, एस में क्या होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, ये होता है ना यार, दैट इज 1s1 जो होता है वो हाइड्रोजन हो जाता है, फिर इसके नीचे क्या आएगा 2s1, फिर क्या आएगा 3s1, यही होगा ना अल्कली बेटा। तो उसके पहले कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा, तो 2s1, ये देख रहे हो 2s1, इसके पहले कितने एलिमेंट हो गए, तो ये 2 हो गया और 6 हो गया, तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 एलिमेंट्स आ गया प्लस a, तो क्या हो गया 9। तो जो 9th होगा इज द फर्स्ट अल्कली मेटल, तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 2s1 में इलेक्ट्रॉन आना है। फिर बोल रहा है 13 हैज द हाफ फिल वैलेंस सेल सबसेल, वैलेंस सबसेल 13 हैज हाफ फिल, बेटा 13 क्या हो गया बेटा, 13 तो ए 9 हो गया, सॉरी ए हो गया 2, ए डी 10, 13 कितना हो गया, तो 6 to 8 हो गया और
टू 10 हो गया, और 13 बेटा 13 मतलब D3, क्या D3 हाफ हिल है क्या, बोलो क्या D3 हाफ हिल है क्या? 13 मतलब बेटा D3 पे खत्म हो जाएगा, 13 मतलब D3 बेटा हाफ हिल होने के लिए D5 होना चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। बोल रहा है 8 इज द फर्स्ट नोबल गैस, क्या 8 बेटा फर्स्ट नोबल गैस है? बोल सकते हो क्या? नहीं, फर्स्ट नहीं है, 8 क्या है बेटा, सेकेंड नोबल गैस है, क्योंकि 1s2 होगा ना यार फर्स्ट नोबल गैस। नोबल गैस क्या होता है, हीलियम है ना यार, तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट नोबल गैस 1s2 होगा, सेकेंड नोबल गैस क्या होगा 1s2 1p6, ये हो जाएगा ना यार। तो 8 इज द नॉट फर्स्ट नोबल गैस, 8 इज द सेकेंड नोबल गैस, गॉट इट। एंड डी है बेटा 6 हैज 2p वैलेंस सबसेल, 6 हैज 2p वैलेंस सबसेल। तो बेटा 2p तो आया ही नहीं यार, देख रहे हो 2p तो यहाँ आ रहा है, ये तो 6 में ही बोल रहा है बेटा कि होना चाहिए 2p बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह गया बेटा, 2p तो बहुत बाद में आया बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, ए भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया, तो ओनली ए इज द राइट आंसर। तो एक अच्छा क्वेश्चन, 52 इज द गुड क्वेश्चन, गॉट इट। चलो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, 68 बीच में कोई और पूछा था ना कुछ क्वेश्चन, क्या था बेटा 59 है इसका था, कुछ था ना 59, यस 59 बेटा, देखो तो क्या बेटा 59 में, सर सर ये क्वेश्चन में जब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स एस्केप मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं क्या? यस थ्रेशोल्ड एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है बेटा, खत्म। देखो वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, द एनर्जी ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन इट्स ग्राउंड स्टेट कंपेयर टू द in the ground state compared to the minimum energy required to escape from the atom is, देखो escape करने के लिए किसके कंपेयर बेटा, its ground state, the wavelength of the electron from these, then the energy observed by the electron in its ground state compared to the minimum energy required बेटा, तो ये जो minimum energy required है ये क्या हो गया, बोलो बेटा, minimum energy required to escape from the atom, तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर दिया ना यार, यस सर, यस तो कर लोगे अब। यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 60, क्या बेटा 60 में, so consider the imaginary nucleus this, the nucleus contain a% more neutron than number of electron in the ion, देखो the nucleus contain a more neutron than number of electron in the ion, ठीक है, तो value of a is, परसेंटेज निकालना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता है ना यार, ये तो नियर मैथमेटिक्स था बेटा। न्यूट्रॉन कितना बेटा 48 माइनस 22 कितना हो गया बेटा, दैट इज 26 न्यूट्रॉन हो गया बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, तो 22 बेटा न्यूट्रल है, प्लस 3 हो गया बेटा 25। तो बोल रहा है ए इज द परसेंटेज ऑफ मोर न्यूट्रॉन देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा न्यूट्रॉन कितना ज्यादा हो गया, तो 26 बेटा है, 25 है बेटा, तो 1, तो मोर क्या हो गया 1 हो गया बेटा, डिवाइड बाय मोर न्यूट्रॉन देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 25 है इनटू 100, तो कितना हो गया 4, गॉट इट। तो एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, मतलब ए आपसे पूछ रहा है बेटा, बताओ कंपेयर करो कि इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में कितना ज्यादा न्यूट्रॉन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज,
in terms of percentage. Clear? Next. मतलब सिंपल था, मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट इज बेटा 59, तो 59 तक कर लोगे ना बेटा? नहीं हुआ 59, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं 59 मैं सोल्व कर दूं, ठीक है देख लो बेटा। ये बोल रहा बेटा कि द वेवलेंथ ऑफ, समझो बेटा ये देखो, अच्छा नहीं एक बच्चा है, दूसरा बच्चा पूछ रहा है कि सर 15 कर दो, तो देख लो बेटा ये बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन emitted from the hydrogen, wavelength of an electron emitted from the hydrogen atom is this meter. wavelength दिया हुआ है, lambda दिया बेटा इलेक्ट्रॉन का, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया हुआ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, then energy absorbed by the electron in its ground state compared to the minimum energy required to its escape from the atom is times, मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी में और जो एनर्जी इसको दिया गया उसमें बेटा रेशियो निकालना है। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज आयनाइजेशन एनर्जी, जो कितना होगा बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी पता है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ फोटोन ऑब्जर्व माइनस यस एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड। मुझे थ्रेशोल्ड एनर्जी पता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पता है, कैसे बेटा? तो लैम्डा इक्वल टू क्या निकालोगे, h/√2m/ke, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। और सिंस बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या निकला जूल में, यहाँ से लैम्डा दिया ना, तो मीटर में यूज करो जूल में निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी 13.6 है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹। यहाँ से क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन निकल जाएगा। और रेशियो चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन बाय एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड, इसका रेशियो निकाल, बस खत्म। मतलब कैलकुलेशन है इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट। सो लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा एक और, क्योंकि टाइम हो गया बेटा, सीनियर वेट कर रहे हैं, तो एक और बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन बेटा? अरे 60 बता दिया ना सर 70, अभी तो 60 बताया जस्ट, ठीक है। तो आया था आंसर ना, हम लोग 4 आया इसका आंसर 70। सर 68। ठीक है चलो मैं 2 बता देता हूँ, हो गया ना, और तो कोई डाउट है नहीं इसमें। The value of the magnetic quantum number of the outermost electron of Zn plus, देखो बेटा Zn plus, outermost electron of Zn plus, समझ रहे बेटा? कौन होगा इलेक्ट्रॉन Zn plus का बेटा? तो Zn plus है क्या बेटा? लिखो outermost electron कर बेटा। Zn क्या होता है 30, आर्गन 18, 12 है बेटा, तो 4s2 3d10, देख रहे हो बेटा? 3d10 तो इनर है ना यार, आउटर तो क्या है 4s है ना। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा Zn प्लस, तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा बेटा? आर्गन 18 और 3d10 रहेगा बेटा, 4s1 हो जाएगा, 3d10 4s1। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस तो 4s1 से हुआ ना, आपने पढ़ा होगा ना, आउटर से इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से होता है बेटा। तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस का क्या होता है मैग्नेटिक नंबर बेटा? तो n हो गया 4, l हो गया 0, m हो गया 0, काम हो गया खत्म। तो यहाँ 3d, आप 3d समझ लोगे बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस 3d से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है? 4s से हो रहा है बेटा। क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट 68, लास्ट क्वेश्चन। यस 68, the proton and the lithium 2 plus nucleus are accelerated by the same potential, दोनों को एक्सीलरेट कर दिया, कर दो बेटा प्रोटॉन और लिथियम न्यूक्लियस। if lambda of lithium, lambda of proton denoted by de Broglie wavelength,
this, then the value of this, ये बेटा इसमें क्या है देख रहे हो, सेम पोटेंशियल बेटा, लेमडा क्या होगा पोटेंशियल के टर्म में, रूट अंडर 120 बाई, बोलो नहीं 120 तो वो उसके लिए था, इन जनरल क्या होगा बेटा, h बाई रूट अंडर 2m QV, यही है ना बेटा। जब रेशियो लोगे बेटा लैम्डा ऑफ लिथियम डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ पी, क्या हो जाएगा बेटा, h कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो ऊपर में आएगा बेटा रूट अंडर 2 तो कैंसिल आउट हो गया, इनवर्स है ना, देखो ना मास और चार्ज को रिमाइंड देता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ लिथियम 2 प्लस इनटू चार्ज ऑफ लिथियम 2 प्लस, देख लो ये आया बेटा। और एक क्या होगा बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ प्रोटॉन में ही रहने दो, क्योंकि लिथियम को भी हम लोग प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना है बेटा प्रोटॉन पे 1e डिवाइड बाय बेटा मास ऑफ लिथियम 2 प्लस, कितना मास बेटा लिथियम का बोलो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 है ना यार, नहीं मास 3 थोड़ा है, लिथियम का मास बताओ बेटा कितना होता है, कुछ सर गिवन दिया है 8.3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ओह 8.3 टाइम्स बेटा, अच्छा ये दे दिया है, जो गलत दे दिया है 7 होना चाहिए था, ठीक है ना। चलो ये दिया है बेटा, देखो ये बोल रहा है कि यूज करो 8.3 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यूज कर लो यार। और कुछ दिया है बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होगा बेटा, न्यूक्लियस में कितना बेटा, कितना प्रोटॉन, चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बेटा, तो कितना प्रोटॉन बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, तो देखो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कुछ सब कुछ कैंसिल आउट हो गया बेटा, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चला गया और प्रोटॉन से प्रोटॉन चला गया, क्या बच गया 1 बाय रूट अंडर कितना हो गया 24 हो गया ना यार, 24.9, अच्छा सिमेट्री करने के लिए बोला हो, दैट इज 1 बाय 25, क्या हो गया बेटा 1 बाय 5, देख रहे हो क्या दिमाग लगाया उसने, 1 बाय 5 मतलब क्या हो गया, बोलो बेटा 0.2, दैट इज 2 इंटू 10 के पावर -1, बताओ x की वैल्यू क्या हो गया 2, और बोल रहा है राउंड ऑफ कर दो बेटा, क्या है समझ में आया कि नहीं बोलो, यस सर। आसान था, यस सर। मतलब उस समय दिमाग चलेगा जरूरी नहीं, बट चल जाएगा, सिंपल था यार, ये सिंपल था, टफ नहीं था। चलो बेटा दैट्स ऑल, आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा 2b और नरेंद्र अवस्थी भी चलता रहेगा, दोनों साथ में चलता रहेगा, ठीक है। सर एक जनरल डाउट्स है, मोल कंसेप्ट के लिए कौन सा एलिमेंट के लिए मास नंबर याद होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट का बेटा मास नंबर बेटा 30 तक याद होना चाहिए, हर बैच में याद करवाया हूँ, अंधेरी में मैं मोल कंसेप्ट पढ़ाया नहीं हूँ इसलिए याद नहीं करवाया हूँ, नहीं तो मैं 30 तक याद करवा दिया था। चलो बाय बेटा, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू बेटा। बाय सर।